हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में दोहराए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वैसे तो बहुत सिंपल लगते हैं देखने में, पर जब इसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इन्हें करने में बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं। वैसे तो हमने इसमें केवल 20 ही क्वेश्चन डाला है, पर इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 20 से कई ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस का। एक साल में लाइट जो दूरी तय करता है उसी डिस्टेंस को लाइट ईयर बोला जाता है। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एक साल में वो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। और लाइट ईयर का डायमेंशन L⁻1 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है? तो अभी हमने लाइट ईयर पढ़ा था, और लाइट ईयर डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट नहीं होता है। डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है पारसेक। एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स का। वैसे ही सीजीएस यूनिट यानी सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, और एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और फोर्स का डायमेंशन होता है mL⁻²। m यानी मास, l यानी लेंथ, t यानी टाइम। यह है फोर्स का यूनिट। केजी को m पकड़ा जाता है यानी मास, मीटर यानी लेंथ इसको l पकड़ा जाता है, और सेकंड यानी टाइम इसको t पकड़ा जाता है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा केजी यानी मास, इधर केजी एक ही है तो 1 हो जाएगा m⁻1। इधर लेंथ भी एक ही है तो लेंथ भी l⁻1, पर इधर पे सेकंड यानी टाइम जो कि t होता है वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है यानी t⁻⁻² हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, Fs कॉस थीटा। इसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और यही न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है। वर्क का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होता है mL²T⁻²। यहाँ पे जो वर्क का फॉर्मूला है Fs cos थीटा, F यानी फोर्स, S यानी डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है वो होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो तो cos 90 0 हो जाएगा। तो उस केस में वर्क डन 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुली जो लगेज कैरी करता है उस केस में वर्क डन 0 होता है, क्योंकि उस केस में जो फोर्स एक्ट होता है डाउनवर्ड्स होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी मूवमेंट ऑफ पुली वो स्ट्रेट होता है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में वर्क डन 0 होगा। वैसे ही कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस केस में भी वर्क डन 0 होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर एक इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में उस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींचिएगा तो वो होता है। सपोज इधर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमें जानना है तो इधर से अगर टेंजेंट हम खींचेंगे तो वो हो जाएगा उसका डायरेक्शन। और हमें पता है सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को बांध के जो फोर्स रखता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमें वर्क डन निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का,
इन अ सर्कुलर मोशन। तो इधर से इसका डायरेक्शन होगा इधर से टेंजेंट, और इधर से इस पे जो फोर्स एक्ट करता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होगा इनवर्ड्स, यानी इसका रेडियस। तो इस केस में भी दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। शिप्स का जो स्पीड होता है उसे मेजर करने का क्या यूनिट है? तो वो मेजर होता है नॉट्स में। शिप्स का स्पीड हम नॉट्स में मेजर करते हैं, और शिप्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल्स होता है 6020 फीट या 1.852 किलोमीटर्स या 1852 मीटर्स। इसे याद करने का तरीका है 18 इंटू 3 करिए आप, 54 हो जाएगा। तो 1854 भी अगर आप याद रखते हैं तो उसका नियरेस्ट वैल्यू 1852 होगा। ये इमेज देखिए, इधर पे पता चलता है किसी भी कंट्री का, कोई भी कंट्री अगर समुद्र के किनारे है तो उस सी पे उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। एक होता है टेरिटोरियल जोन, वो होता है बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक। ये सपोज बेस लाइन है अगर किसी कंट्री का, तो इधर से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक उसका टेरिटोरियल जोन होता है। ये एरिया टोटली उस कंट्री के अंडर में आता है। इधर पे वो जो चाहे वो कर सकता है। बाहरी देश का कोई शिप या एयरप्लेन इधर से नेविगेट नहीं कर सकता। एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ने वाली जितने भी मैराइन रिसोर्सेज हैं वो सारी उस कंट्री का होगा, पर इधर पे दूसरे कंट्रीज का नेविगेशन प्रोहिबिटेड नहीं रहता है। तो बस आप इधर का डिस्टेंस याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी 200 नॉटिकल माइल्स और टेरिटोरियल जोन यानी 12 नॉटिकल माइल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से इनकरेक्ट पेयर खोजना है हमें। वर्क ऐसा यूनिट होता है जूल, एनर्जी का भी जूल ही होता है, पावर का होता है वॉट, और प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। तो ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेशर न्यूटन। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया यानी न्यूटन पर मीटर। यही न्यूटन पर मीटर को बोला जाता है पास्कल, और इसका डायमेंशन होता है ml-1 T⁻²। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है? एक हॉर्स पावर में अराउंड 745 वॉट्स होता है, पर 745 का करीब 740 वॉट्स है इस ऑप्शंस में, तो इसका आंसर हो जाएगा 740 वॉट्स। हॉर्स पावर का दो कॉमन डेफिनेशंस हैं। एक मैकेनिकल हॉर्स पावर जिसे हम इंपीरियल हॉर्स पावर भी बोलते हैं, वो अराउंड 745.7 वॉट के बराबर होता है, और एक होता है मेट्रिक हॉर्स पावर। इसका 1 मेट्रिक हॉर्स पावर होता है 735.5 वॉट्स के बराबर। हमारे ऑप्शन में 740 इसका क्लोज है, तो 740 इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। तो एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। नैनो से 9 याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर, और एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेसिबल किसका यूनिट होता है? तो डेसिबल होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट। अगर और प्रिसाइसली बोले तो ये यूनिट होगा लाउडनेस ऑफ साउंड का। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका और 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है क्वालिटी और पिच। इंटेंसिटी ऑफ साउंड से हम साउंड का लाउडनेस नापते हैं, यानी साउंड कितना जोर से बोला जा रहा है या कितना धीरे बोला जाता है, वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड से हमें पता चलता है। साउंड के
पिच से हमें पता चलता है कि साउंड कितना पतला है या कर्कश साउंड है। तो ये हमें साउंड के पिच से पता चलता है, और पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे। यानी अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका पिच ज़्यादा होगा और साउंड श्रिल होगा यानी पतला होगा, और यही अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो पिच भी कम होगा और साउंड भी भद्दा लगेगा सुन के। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ साउंड से हम डिस्टिंग्विश करते हैं दो लोगों के साउंड के बीच में। तो याद रखिएगा, डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या अगर और प्रिसाइसली बोले तो लाउडनेस ऑफ साउंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 कर दिया जाए तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका यूनिट। मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इससे मोमेंटम का यूनिट बन जाता है केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन होगा mL/-1। केजी यानी m, मीटर यानी लेंथ, टाइम डिनोमिनेटर में है इसीलिए -1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा यूनिट फंडामेंटल यूनिट नहीं है? मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, न्यूटन एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जिससे सारे यूनिट डिराइव होते हैं। टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उनमें से पहला मीटर है लेंथ के लिए, किलोग्राम है मास के लिए, फिर से सेकंड है टाइम के लिए, एम्पियर इसका करंट, मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, कैंडेला इज यूज्ड फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर केल्विन ये हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता। अब इन सारी यूनिट से जितने भी सारे हम यूनिट्स देखते हैं वो सारे डिराइव होते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि ये बना है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से, और मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का बराबर होता है, तो ये डिराइव्ड यूनिट है। वैसे ही पास्कल प्रेशर का ये भी डिराइव्ड यूनिट है, वॉट पावर का ये भी डिराइव्ड यूनिट है, और जूल एनर्जी का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बैरल ऑयल का वॉल्यूम लीटर में कितना होता है? तो ये होता है 159 लीटर्स के बराबर। ऑयल इंडस्ट्रीज में एक बैरल 42 यूएस गैलन के बराबर होता है, जो कि 159 लीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, 1 बैरल ऑयल इन लीटर्स इज 159 लीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन लेयर का जो थिकनेस होता है वो हम किस यूनिट से मेजर करते हैं? तो हम ये करते हैं डॉप्सन से, और 2.69 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर स्क्वायर किलोमीटर को एक डॉप्सन बोला जाता है। ये देखिए, ये अपना अर्थ का एटमॉस्फेयर है। सबसे नीचे वाला लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जितने भी एक्टिविटीज यानी थंडरिंग, लाइटनिंग, रेनिंग, ये सारे फेनोमेनन्स होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो कि अर्थ का दूसरा लेयर है, ये अराउंड 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक पाया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है। और ट्रोपोस्फेयर जहां खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर जहां से स्टार्ट होता है, वो पॉइंट को बोला जाता है ट्रोपोपॉज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कैंडेला इज एन एसआई यूनिट ऑफ, तो अभी हमने देखा कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक से हम क्या मापते हैं? तो क्यूसेक से हम मापते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट पर सेकेंड is used to measure the rate of flow of water. अगर 28.317 लीटर्स ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो 1 सेकेंड में, तो उसे हम 1 क्यूसेक ऑफ वाटर बोलेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है।
याद रखिएगा मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम होता है। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू डेल्टा टाइम यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इसी को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट mL/-1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इन चारों में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है, यानी उसका कोई यूनिट नहीं है? तो वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। सपोज हम अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माप रहे हैं तो ऊपर में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम रखेंगे और नीचे पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में कितना है वो रखेंगे, और डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगा वो बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो न्यूमरेटर में भी वेलोसिटी और डिनोमिनेटर में भी वेलोसिटी, तो दोनों का यूनिट कट के 1 हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इन चारों यूनिट में से सबसे छोटा कौन सा है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर, 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। तो इन सब में से ऑप्शन सी यानी फर्मी सबसे छोटा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है पर सेकेंड या हर्ट्ज। पर यूनिट टाइम में यानी 1 यूनिट टाइम में कोई भी चीज कितना बार रिपीट हो रहा है उसे ही फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसका एसआई यूनिट होता है पर सेकेंड या हर्ट्ज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी एनर्जी वाले टर्म्स होते हैं सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होता है, वो होगा mL²T⁻⁻²। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट यही होगा। वर्क का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो भी एनर्जी वाला ही होता है, तो इसका भी mL²T⁻² ही होगा। तो यानी ए बी सी का तीनों का 1 होगा। तो ऑप्शन से खोजिए किसका 1 है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एक ही है, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करिए, आंसर वही होगा। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-1T-2। ये था लास्ट क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।